Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss lecture number second class plus 2 और हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे. सो सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो कौन सा टॉपिक है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज. बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग क्यू के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्यू क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है. सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चीज़ें. ठीक है. अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ मटीरियल विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट. सो ये क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी. क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. सो याद रखना कि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं? कूलम. COULOMB कूलम. ठीक है जी. इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं आपके पास? कूलम. ठीक है. इफ़ अ बॉडी पोजेस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है, इसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं. अगर इस पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस पे चार्ज कितना है? दिस इज द न्यूट्रल. ये क्या होगा? न्यूट्रल. ठीक है जी. इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा. बट इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 प्रोटॉन्स. सो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. अब मान लीजिए इसी बॉडी के ऊपर 5 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है जी. इसका मतलब इस थ्योरी से हमें ये पता चला कि हमारे पास चार्जेस 2 तरह के हो सकते हैं. सो देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्जेस. 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस. कौन कौन से चार्ज हैं आपके पास? एक है पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है. सो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जो आपने थ्योरी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो ये सिर्फ हमारा MCQs का लेक्चर है, MCQs डिस्कस करने हैं, लेकिन हम लोग सिंपल बेसिक टर्म्स जो हैं जस्ट रीड आउट कर रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सो बेटा ध्यान रखिए कि जब आप ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलना. जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ. ठीक है. चलिए. सो हमें पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्जेस हैं. इसका मतलब किसी भी 2 चीज़ों को आपस में रगड़ने पर, ठीक है, रब करने पर किसी एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. अब मान लीजिए आपके पास एक रॉड है. ठीक है, ग्लास की रॉड है. ये क्या है आपके पास? ग्लास रॉड. ठीक है, ग्लास रॉड है. अब ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े के साथ रब करें. ठीक है, सिल्क का कपड़ा ले और ग्लास रॉड को आपस में क्या करना है? रब करना है. जब आप रब करेंगे ऑटोमेटिकली ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. बेटा इस तरह की एक डायग्राम अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर ज़रूर बना लें, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि हमें चार्जेस भूल जाते हैं कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव था कि सिल्क के ऊपर पॉजिटिव था. अगर डायग्राम बनाई होगी तो आपको ना चार्जेस आपके माइंड में बैठ जाएंगे. इसकी पिक्चर जो है आपको आपके माइंड में बैठ जाएगी. फॉर एग्जांपल टीचर का सुना हुआ लेक्चर हमें कभी याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप मूवी बड़े इंटरेस्टिंग से बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं, ठीक है, कोई भी मूवी, उसके ज़्यादातर 60% सीन आपको याद रहते हैं. क्यों? क्योंकि आपने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, आपकी 2 सेंस काम कर रही है, एक तो आँखें और दूसरे कान काम कर रहे हैं. लेकिन जब क्लास के अंदर टीचर बोल रहा है आपके सिर्फ कान काम कर रहे हैं. ठीक है. ट्राई करो कि आप अपने हाथ भी यूज़ करो. ठीक है. सो आँख, कान, हाथ सारे खुले रखो. इसलिए इस तरह की डायग्राम बनाएं ताकि आपको पेपर के अंदर डायग्राम आपके माइंड के अंदर आए और इमीडिएटली बता दें कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ आप लोग रब करोगे, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर आप एबोनाइट रॉड लोगे, अब सेकंड एग्जांपल ले लो. आपके पास क्या है? एक एबोनाइट रॉड और उसको किसी कैट
स्किन के साथ आपने क्या करना है, रब करना है। ये है आपके पास एबोनाइट रॉड, और इसको किसके साथ करना है, कैट की स्किन के साथ आपने रब करना है। अब एबोनाइट रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। जैसे ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एबोनाइट रॉड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सिल्क के कपड़े पे क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो कैट है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सो एक ट्रिक बता रही हूँ, छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, ऑलवेज अप्लाई नहीं होगा लेकिन मोस्टली केसेस में अप्लाई होगा। अपने घर के अंदर आप स्केल लीजिए, ठीक है, अभी अगर आपके पास अवेलेबल है तो स्केल लेकर आइए और अपने बालों में उसे रगड़िए। ध्यान रखिए आपके बालों में ऑयल अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब उसे दोनों को रब करेंगे आपके बाल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और जो आपके पास स्केल है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, चेयर के ऊपर बैठ जाइए और अपनी आर्म को उस पर रब कीजिए। जैसे ही उसको रब करेंगे आपकी बाल, आपकी आर्म के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं, धीरे से अपनी जो मान लीजिए ये आपका क्या है, चेयर है, चेयर के ऊपर ये आपकी आर्म है, इसे इस तरह से रब कीजिए। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे आपके जो ये वाले बाल हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स चेयर, ठीक है। इसका मतलब याद रखना, जो भी जिंदा जागता बंदा है, फॉर एग्जांपल आप क्या है, पॉजिटिव चार्ज। याद रखना कि ह्यूमन बीइंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हम किसी से भी रगड़े जाएंगे, चाहे हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, हम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके उलट चाहे कोई भी चीज़ हो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हर केस में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ठीक है। अब बिल्ली क्या है, जींदी जागती कोई प्राणी है, उसकी स्किन ली हमने, ठीक है, इसका मतलब उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट रॉड पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए ऐसी एग्जांपल्स, हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड को किसके साथ रब करें, सिल्क क्लॉथ के साथ। सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये होगी आपकी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है आपकी एबोनाइट रॉड, ठीक है। एबोनाइट रॉड पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। एबोनाइट रॉड पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और चाहे आप बिल्ली की स्किन ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी फनल ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, कोई और एग्जांपल लीजिए। अब एबोनाइट रॉड लो, अंबर रॉड लो, या फिर कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लो, रॉड या फिर कोई भी प्लास्टिक शीट ले लो। प्लास्टिक शीट पर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, जैसे प्लास्टिक की चेयर है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब उसको किसके साथ रब करना है, किसी भी वुलन क्लॉथ के साथ। वुलन क्लॉथ के साथ जब आप इसको रब करेंगे तब वुलन क्लॉथ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आपकी रॉड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे एक और एग्जांपल लो, ठीक है। अब ले लो वुडन का कारपेट, आपके घर पे कारपेट है, अगर कोई वुलन का कारपेट है उसे रब करना है रबर शूज़ के साथ। आपके घर में अगर कोई रबर के शूज़ हैं, आपस में उन दोनों को रब करें, रबर के शूज़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कारपेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली जो आपके ड्राई हेयर्स हैं, ड्राई हेयर्स में मैंने अभी अभी बताया जो भी जिंदा जागता बंदा है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ड्राई हेयर्स में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके उल्ट चाहे आप कॉम्ब ले लीजिए, चाहे आप कोई स्केल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप प्लास्टिक की कोई चीज़ ले लीजिए, उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो कुछ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछी जा सकती हैं MCQs के अंदर कि अगर कैट स्किन को एबोनाइट रॉड के साथ रब करें तो कौन सा चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, ठीक है। कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्जेस हैं जिसको आपने लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया है नेक्स्ट पोर्शन। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और MCQs में पूछी जा सकती है कि किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। सो टॉर्शन हेड,
आपने सुना होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, वैसे तो आप लोग सारा सिलेबस कर चुके हैं, सो हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यूज की। सो टॉर्शन हेड सुना होगा, इसका मतलब एक टॉर्शन बैलेंस नाम की कोई चीज़ है, इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द फोर्स। एक टॉर्शन बैलेंस है विच इज़ सेंसिटिव डिवाइस यूज टू मेजर फोर्स। सो ये चीज़ भी अपनी बुक के ऊपर ध्यान से लिख लेना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ अ चार्ज बॉडी आर मच स्मॉलर। लीनियर साइज, ठीक है, लीनियर साइज कोई चार्ज बॉडीज हैं, आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड देयर साइज मे बी इग्नोर्ड एंड चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई भी लीनियर साइज मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत नज़दीक पड़े हैं, ठीक है, देन उनका साइज़ हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर। साइज़ को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसीलिए कूलम्ब्स लॉ को बोला जाता है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ एंड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकती है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से तरीके हैं कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नंबर 1 इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। सेकंड वन क्या है आपके पास, फर्स्ट है लीनियर चार्ज, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, लीनियर चार्ज मतलब आपके पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप एक रॉड ले सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये रॉड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी लेंथ कितनी है, L, ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, L। इसका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करेंगे लैम्डा के साथ और क्या लिखेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। सो लेंथ क्या है आपकी, चाहे L, स्मॉल l, कैपिटल L, जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज Q डिवाइडेड बाय L। अब सरफेस चार्ज क्या है, जैसे आपने कोई पेज, सिंगल पेज ले लिया, ये वाला पेज, ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किसके साथ लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एरिया। इसका एरिया क्या था, लेंथ, इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या होगी, L, L इंटू L क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया सरफेस, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सरफेस, लेंथ इंटू ब्रेथ। लास्ट वन आपके पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किसके साथ लिखेंगे, रो के साथ। सो दिस इज रो। अब वॉल्यूम कैसा, मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है इस तरीके का, ठीक है, सो कोई बॉक्स होना चाहिए, क्लियर हो गया। मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ठीक है, सिर्फ मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पे क्या लगेगा, लैम्डा Q डिवाइडेड बाय L। अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ ये सामने वाले ऐसी कोई चीज़ है, इसके सिर्फ इस पोर्शन पर चार्ज फैल गया। सो इस पोर्शन पर अगर चार्ज फैल गया तो किस तरीके से होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q ओवर सरफेस। अब मान लीजिए ऐसी कोई आपके पास सरफेस है जिसकी कोई लेंथ है, इसकी कोई ब्रेड्थ है और इसकी कोई ना कोई हाइट होगी, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो को किस तरीके से लिखेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए इसका ऐसा यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट चार्ज के क्या है, कूलम, लेंथ के मीटर, सो क्या आ गया, कूलम पर मीटर। अब चार्ज के यूनिट्स कूलम, सरफेस, लेंथ इंटू ब्रेथ, L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। लास्ट वन इज अ चार्ज के कूलम, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका मतलब मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब,
ठीक है जी, ये आपके यूनिट्स आ गए और सिंपल टर्म्स आ गई। सो आपने सिर्फ इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना, सिर्फ एक बार इसको देख लीजिए, कहीं हो सकता है कि कहीं आपको काम आ जाए। सो सिंपल इसको नोटबुक पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। कोई भी टॉपिक या कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यूनिट्स एंड dimensions of electric field. This is the most important, units and dimensions of electric field. अब electric field के हमने dimensions और SI units निकाल ले। सबसे पहले हम लोग SI units की बात करेंगे। अब SI units इसके क्या हैं? SI units वैसे इसे लिखते कैसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? E is equals to F divided by Q, ठीक है। सो फोर्स के यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन, और चार्ज के कूलम। सो यूनिट्स क्या आ गए? न्यूटन पर कूलम, या फिर इसे हम लोग लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके SI यूनिट्स। नेक्स्ट है इसके डिमेंशन फॉर्मूला। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ABCD में आपको कोई ऑप्शन गिवन हो। सो डिमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q। फोर्स कितना है आपका? MLT-2, और चार्ज किसके इक्वल है? Q इज इक्वल टू IT। I का मतलब करंट विच इज एम्पेयर टाइम T, इसका मतलब AT। अब दोनों टर्म्स को ऊपर लेके जाएं, A-1, T ऊपर गया, T-1, सो क्या आ गया? MLT-3 A-1। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया? यूनिट्स एंड डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ध्यान से ये चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज क्या है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक टेस्ट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंटर पर Q चार्ज है और इसकी सरफेस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके पास कोई, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज, इसके पास कोई दूसरा चार्ज रख दिया विच इज़ P पॉइंट के ऊपर Q0 चार्ज रख दिया, ये है आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक है सोर्स चार्ज। अब सोर्स का चार्ज क्या था? चार्ज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ सोर्स चार्ज। एक ऐसा चार्ज पॉजिटिव Q चार्ज जो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? द स्मॉलेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ना कोई उसने एक्सपीरियंस करा, चार्ज को एक्सपीरियंस करा इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज। उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसका मतलब अगर टेस्ट चार्ज मोस्टली हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं +2 लेवल तक। बेटा ये भी MCQs में आ सकता है कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन +2 लेवल में हम लोग ज़्यादातर पॉजिटिव के साथ ही करते हैं। इसलिए बच्चे MCQs गलत करके आते हैं कि पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि +2 लेवल तक हम लोग पॉजिटिव के साथ ही करते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, +2 लेवल तक मान के चलें कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर +2 लेवल की बात करें, मान के चलें कि हमने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, इसका मतलब फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ। सो फोर्स होगा आउटवर्ड। क्लियर हो गई ये चीज़? चलिए, सो बेसिक कंसेप्ट बेटा अपने क्लियर करते जाएं। अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। इसके ऊपर अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लग रही है बाहर की तरफ, इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स यहाँ पे ये फोर्स कितना लग रहा है? Q0 E वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जा रही है उतनी आपका फोर्स लगेगा Q0 E वेक्टर, ठीक है जी। अब इस टर्म को बहुत अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर पॉइंट लिखें एज F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 E वेक्टर। E वेक्टर एंड F वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ है और पॉजिटिव फोर्स जो है वो भी उस तरफ है,
एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इस फॉर्मूले के साथ हमें एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। सो इस चीज़ को बेटा स्टार बना के लिख लेना। क्या लिखने है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, किसी भी चार्ज पर जब फोर्स लगेगा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? मास के ऊपर। ठीक है, आपका जो मास है किसी भी चार्ज पार्टिकल का वो छोटा है कि बड़ा है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ द सोर्स चार्ज। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके MCQs आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ की कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, वहाँ पे क्या होगा? डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की मास पर कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो इम्पॉर्टेंट टर्म लिखनी है, हो सकता है आपको कोई ग्राफ भी आ जाए। अगर बेटा थियोरी पेपर हो तो ये वाली चीज़ें हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अब MCQs आ रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड विद r स्क्वायर। आप पूरी लाइन लिख लीजिए यहाँ पर, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड r स्क्वायर। क्या होगा? अगर 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? F डिवाइडेड बाय Q नॉट। F क्या है आपके पास? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट, Q नॉट के साथ Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपके पास क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये आपकी फाइनल इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इस तरफ क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? सो y एक्सिस पे क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस पे क्या है आपकी 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप r स्क्वायर, सिर्फ r स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ आपका क्या है? r स्क्वायर। सो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, हो सकता है आपको MCQs में कहीं पूछ लिया जाए कि अगर ये वाला ग्राफ है, इसकी ऑप्शंस क्या हैं? 1 ओवर r स्क्वायर, 1 ओवर r माइनस 2, या फिर r स्क्वायर, या फिर r माइनस 2। सो आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन बनेगा किसके केस में? 1 ओवर r स्क्वायर के केस में। और कर्व्ड पाथ किस में बनेगा? सिंपल r स्क्वायर के केस में। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलिए अब एक MCQs करते हैं। MCQs की स्टेटमेंट उतारिए। सो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg। सबसे पहले क्या है? आपको मास गिवन है। ठीक है, सो सोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? मास। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? मास। बेटा एक चीज़ बता दूं, जैसे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने करवाया, सिर्फ वही क्वेश्चन किया और उसका आंसर देख लिया कि ये आ रहा है। जैसे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, ट्राई करो कि इस तरह के क्वेश्चंस, इसका आंसर कैसे आया। आपको सोल्यूशन अच्छे से आता होना चाहिए, सोल्यूशन आपने कैसे सॉल्व किया इसको, और इस तरह के क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं, तब आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन को याद करके चले जाओगे या समझ लोगे सिर्फ यही आने वाला है पेपर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी। ठीक है, सो मास गिवन है, नेक्स्ट चार्ज गिवन है। इसका मतलब क्या गिवन है आपको? Q की वैल्यू, Q इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, स्ट्रेंथ किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? या हमारे पास हो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अब फोर्स है लेकिन चार्ज है हमारे पास लेकिन फोर्स नहीं है। अगर फोर्स नहीं है हमारे पास, फोर्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन।
क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिखेंगे, ग्रेविटी डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर हो गया कैसे लिखा है। फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स की जगह पर हमने क्या लिखा, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय क्यू। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज द मास। अब मास किसका लेना है, किसका मास लेना है आपने, ये दे रखा है 10⁻³ जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 9.8 डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू, क्यू इज द स्टैंडर्ड वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपको गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है जी, चलिए अब इसको सॉल्व करें। पॉइंट के साथ पॉइंट कट गया, ठीक है। अब 98 को 16 के साथ सॉल्व करें, 98 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास आ जाएगा 6.125 इंटू 10⁻⁻3। 19 ऊपर गया प्लस 19, 19 में से 3 गए तो कितने आ गए, प्लस के 16, ठीक है। ये आ गया न्यूटन पर कूलम। सो कितना आंसर है 6.125, इसका मतलब आपका बी आंसर आ गया। क्लियर हो गया। इस तरह के और भी एमसीक्यूज की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हो, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज चार्ज कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चीज़ आपको पता है। आप लोगों ने बैटरी भी बनाई होगी इस तरीके की, ठीक है, 10th क्लास से करते आ रहे हो कि अगर करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक जाएगा, पॉजिटिव से बाहर जाएगा और नेगेटिव के अंदर आएगा, पॉजिटिव से बाहर जाएगा और नेगेटिव में अंदर आएगा। इस चीज़ को, इस बैटरी को याद रखना, ठीक है। जब भी आप चार्जेस की बात कर रहे हो, बैटरी को याद रखना। बैटरी के अंदर जो बड़ा वाला टर्मिनल है दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से ऑलवेज करंट बाहर जाएगा और नेगेटिव की टर्मिनल छोटा टर्मिनल है और इसमें करंट अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। सो यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, ट्रिक अपने दिमाग में याद रखना। पॉजिटिव ऑलवेज क्या करता है, पॉजिटिव में से करंट बाहर जाएगा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, बाहर की तरफ। सो ये आ गया आपकी Q, व्हेन Q क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव में भी सेम तरीका अपनाएं, ये रहा आपका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव के अंदर आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगा। सो नेगेटिव के अंदर टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। ये हो गया आपका Q, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है जी। ये दो चीज़ें हो गई क्लियर। अब मान लीजिए ये चार्ज अलग पड़ा है और ये वाला चार्ज अलग पड़ा है, सो इस तरह से ये बिहेव करेगा। अब मान लीजिए मैंने दोनों चार्ज को थोड़ा थोड़ा नज़दीक ले आई, अगर हम लोग चार्ज को नज़दीक लेकर आएंगे, अब क्या होगा, ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इस तरीके से, देख रहे हैं, इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली आगे आगे बढ़ते जाएं इस तरीके से, इसका मतलब पॉजिटिव से बाहर जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। सो कहीं पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा आपस में टकरानी नहीं चाहिए, बिकॉज ये इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती, कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, ध्यान से बनाना इसको, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट आपस में कट नहीं करेगा। क्लियर हो गया। ये बन गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। इसे हम लोग बटरफ्लाई डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई डायग्राम। हो सकता है एग्जाम के अंदर स्पेशली CBSE वाले बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बटरफ्लाई या ड्रॉ बटरफ्लाई डायग्राम। पंजाब बोर्ड में ये कभी नहीं आया। मान लीजिए मैंने समटाइम ऐसे किया कि अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को कभी डाल दिया कि बटरफ्लाई डायग्राम बनाओ, तो वो ऑलवेज पूछते हैं, बोलते हैं कि मैम ने आपने तो ये करवाया ही नहीं, बटरफ्लाई डायग्राम आपने करवाई नहीं। मैं ऑलवेज टेस्ट की बात बताती हूँ कि इस चीज़ को बटरफ्लाई डायग्राम कहते हैं। सो ध्यान रखना, अगर बाई चांस PSEB वाले स्टूडेंट को
बटरफ्लाई डायग्राम आ जाए तो ये नहीं बोलना कि हमें टीचर ने नहीं करवाया, आप लोगों ने किया है। ये चीज़ क्या है आपकी बटरफ्लाई डायग्राम। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या था नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए दोनों चार्जेस सेम हो गए। सेम चार्जेस के केस में आप लोगों ने कैसे करना है, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसने फ्लो होना इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ये भी आ रहा था, ये भी इस तरीके से वापस मुड़ गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाना था, नेगेटिव यहाँ पे है नहीं। सो वो क्या करेगा, जैसे क्लोज आया तो पता चला कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, सो रिपेल कर कर बाहर निकल गया। क्लियर हो गई ये चीज़ कि वो बाहर की तरफ आ गया। इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरीके से बिहेव करेंगे। इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्लियर हो गया। सो ये आपकी डायग्राम बन गई अगर आपके दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम चार्जेस हैं। इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ऐसा ही बिहेव करेंगे। अगर क्या होगा नेगेटिव में, क्या होगा, ये वाली लाइंस अंदर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, होगा ऐसे ही कि इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं करेगा। ये चीज़ हो गई क्लियर। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक तो ये कर्व्ड लाइन में फ्लो करता है, कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट और मे बी कर्व्ड लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि कहीं पे भी आप कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, कहीं एक पॉइंट पर देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक टेंजेंट होगा। टेंजेंट का मतलब क्या है, ओनली वन टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट पर एक बार ही वो कट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कट नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको पेपर में किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ा, देन उसको इस तरह से अरेंज किया कि यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रख दिया और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अगर इस तरह का कोई मैंने चार्ज रखा और सेंटर में उसकी पर्टिकुलर लेंथ ले ली 2L या फिर 2A, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाईपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल्स। जब दो पोल्स आ जाए उसे हम लोग बोलते हैं डाईपोल्स। क्या बोलते हैं, डाईपोल। इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या चीज़ है, जब दो चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाईपोल। अब इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट क्या है, विच इज़ अ पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, Q मल्टीप्लाई बाय सर्टेन डिस्टेंस। इसका मतलब Q इंटू 2L आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट, ठीक है जी। ये आपका इलेक्ट्रिक डाईपोल है। हो सकता है इलेक्ट्रिक डाईपोल का आपको डिमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए। डिमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से निकालेंगे, व्हाट इज Q, Q की वैल्यू क्या है, IT, I मतलब अम्पेयर, T मतलब टाइम, सो यहाँ पे आ गया AT। अब लेंथ, लेंथ क्या है, डिमेंशनल फॉर्मूला L, सो आंसर कितना आ गया, M0 L1 T1 A, ठीक है, सिंपल आया, ALT ये आया। लिखना किस फॉर्म में है, MLT की फॉर्म में, ठीक है, M तो है ही नहीं यहाँ पर, सो आ गया 0, L की पावर 1, T की पावर 1, सो 1 1, A की पावर 1। क्लियर हो गया जी, ये हो गया आपका डिमेंशनल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ डाईपोल। डाईपोल का SI यूनिट्स क्या होगा, चार्ज के SI यूनिट्स कूलम और लेंथ के SI यूनिट मीटर, सो क्या आ गया, कूलम मीटर। क्लियर हो गया जी। चलिए अब इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ P इज डिबे। अब इसे किसने डिफाइन किया, 1D इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻10 फ्रैंकल, FRANKLIN, फ्रैंकलिन, ठीक है जी। 1 फ्रैंकलिन मल्टीप्लाई बाय 1 ऑंगस्ट्रॉन, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना,
फ्रैंकलिन। हो सकता है कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसे किसने डिस्कवर किया, फ्रैंकलिन ने, ठीक है। सो आपके साइंटिस्ट पूछ सकते हैं कि साइंटिस्ट का नाम बताइए। सो ये रहा आपका साइंटिस्ट का नेम। नेक्स्ट आ जाइए, अब डाइपोल फील्ड क्या है। डाइपोल फील्ड क्या है, इसके आसपास जो पर्टिकुलर फील्ड होगी उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल की फील्ड। सो डाइपोल फील्ड, ठीक है। अब एक नया वर्ड है आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। एमसीक्यूज में आ सकता है इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज क्लास में कभी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आइडियल डाइपोल क्या है। एन आइडियल डाइपोल ऑफ निग्लिजिबल स्मॉल साइज, जिसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो, एंड इज कॉल्ड एन आइडियल और अ पॉइंट डाइपोल। मान लीजिए 2a जितनी जो उसकी लेंथ है वो नियरली इक्वल्स टू 0 है। नियरली इक्वल 0 मतलब ये रहा आपका -q और ये रहा आपका +q। इसकी सेंटर में जो लेंथ है वो ना के बराबर है। 2 पॉइंट्स थे, ये रहे, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर है। ऐसे डाइपोल को, बन तो रहा है डाइपोल, ऐसे डाइपोल को कौन सा डाइपोल बोलते हैं, आइडियल डाइपोल, ठीक है। अब इसकी P की वैल्यू क्या होगी, इसकी P की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट वैल्यू। हो सकता है एमसीक्यूज में कहीं पूछ लिया जाए, फॉर एन आइडियल डाइपोल फाइंड द व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। सो ऑप्शंस आ सकती हैं 0, 1, इनफाइनाइट, फाइनाइट। सो उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। क्लियर हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एमसीक्यूज में बेटा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पूछेंगे जो सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आता होएगा, जो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उनको वही बच्चे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन ध्यान से करना कि आइडियल डाइपोल क्या चीज़ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 2 तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है एक्सियल लाइन और एक है आपका इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है जी। एक है एक्सियल लाइन और दूसरा आपके पास है इक्वेटोरियल लाइन। अब एक्सियल लाइन का आपके पास रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखना। 1/4πε0 2πr डिवाइडेड बाय r² माइनस a² का होल स्क्वायर, l² ले लो, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन का आपका आंसर क्या आया, 1/4πε0 PR डिवाइडेड बाय r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आंसर आए। इसका मतलब ये सारा क्या है आपकी इक्वेटोरियल और ये क्या है आपका एक्सियल। क्या हम लोग लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू 2 को छोड़कर बाकी सारी टर्म क्या है, इक्वेटोरियल। इसका मतलब एक्सियल डबल टाइम हो जाएगा इक्वेटोरियल के, ठीक है जी। सो ये चीज़ आपने दिमाग में रखना, ये वाली चीज़। क्लियर हो गया। सो एक्सियल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो आज के लास्ट टॉपिक है बेटा टॉर्क, ठीक है। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। टॉर्क क्या है, नेट फोर्स। कोई भी टॉर्क आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रख दो, वहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा। एक आपका चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो होगा नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का QE, यहाँ पे क्या होगा -QE। इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, QE प्लस -QE, प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट। सो नेट चार्ज या नेट फोर्स आपका कितना होगा, 0। सो नेट फोर्स टॉर्क के अंदर ऑलवेज क्या होगा, 0। अदरवाइज टाउ का आंसर क्या है आपका, PE sin थीटा। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बेटा करवा रही, रिजल्ट उठा रही हूँ, ठीक है। अगर आप डेरिवेशन किसी तरह की कोई देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 90 लेंगे, कॉस साइन 90 लेंगे, आपका टाउ का आंसर आ जाएगा PE विच इज़ मैक्सिमम टॉर्क। अगर साइन थीटा की वैल्यू हम लोग 0 डिग्री लेंगे देन क्या आ जाएगा, साइन 0 0। सो दिस इज़ अ मिनिमम टॉर्क, ठीक है। अब स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए बेटा अब MCQ स्टार्ट करते हैं। MCQ स्टार्ट करने से पहले
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ बेटा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। और एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज़ का जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में अंदर एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। उसे ओपन करना, अपना नेम, रोल नंबर और फीडबैक लिखना मत भूलना कि आपको लेक्चर कैसा लगा या आपको लेक्चर में क्या कमी लगी, आपको लेक्चर में क्या पॉजिटिव पॉइंट लगे। सो प्लीज़ लिखना। आपके फीडबैक से बेटा मुझे पता चलेगा कि आपको लेक्चर के अंदर और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से मैं 100% दे रही हूँ, लेकिन आपको क्या चीज़ें चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आप ही बता सकते हैं। सो जितने भी बच्चे मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई करें कि फीडबैक के अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लिखना चाहते हैं प्लीज़ फीडबैक के अंदर ज़रूर लिखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। सो बच्चे ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। सो सेकेंड लेक्चर के अंदर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल बाय अ डिस्टेंस। जब भी आप कहीं पे भी कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास क्या है, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब जैसे ही आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड करा, ठीक है, तो क्या चीज़ होगी, आपका एफ एम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना, के टाइम्स। सो आंसर का आ गया डिक्रीजेस के टाइम्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क। अब ग्लास रॉड मैंने आपको बोला था कि डायग्राम बना के रखो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो डायग्राम के ऊपर क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े के, सो रॉड के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आप लोगों को डायग्राम में अच्छे से याद है। उन्होंने बोला इफ़ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। क्यों एक्वायर करेगा, क्योंकि याद रखना बेटा, जब भी किसी चीज़ को हम लोग आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, अगर वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में करा होगा HCl, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। और पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। इसका मतलब इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, सो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, सो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, ठीक है जी। आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर में क्वेश्चन देखिए ध्यान से। शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड आउट साइन ऑफ चार्जेस। साइन देखने आपने कौन से हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा। फर्स्ट ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ कब आएगा, कब आएगा, जब वो, याद रखना है, पॉजिटिव में ऑलवेज पॉजिटिव में बाहर की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन के केस में अंदर की तरफ आएगा। इसमें क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड वाला देखो इस तरीके से बना, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर है, सो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, सो आंसर क्या आएगा, बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। अब नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन के अंदर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ़ द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 0.2 कूलम, 0.2 कूलम आपको क्या गिवन है, चार्ज, सो दिस इज Q, थ्रो अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। डिस्टेंस मतलब कि आपको S या फिर R भी लिख सकते हो, डिस्टेंस गिवन है अलॉन्ग अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कोई थीटा एंगल गिवन है विद एक्स एक्सिस इज 4 जूल। जूल मतलब आपको वर्क डन गिवन है, ठीक है, एनर्जी हो सकती है, वर्क डन हो सकता है, जूल कुछ भी हो सकता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों ने फॉर्मूला निकालना है। सो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है FS cos थीटा, ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट हटा दीजिए, वहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। फोर्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, QE, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाई E, F
सो आप लिख सकते हैं F किसके इक्वल आ जाए, सॉरी F डिवाइडेड बाई क्यू, F डिवाइडेड बाई क्यू। सो केला F किसके इक्वल आ जाएगा, ई क्यू आ गया S cos थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, सॉरी पहले आपने पता क्या करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये ई निकालनी है। सो क्या आ जाएगा, W डिवाइडेड बाई क्यू एस कॉस थीटा, ठीक है। E इज इक्वल्स टू W की वैल्यू, वर्क डन आपको कितना गिवन है, सो हमारे पास आया E इज इक्वल्स टू W की वैल्यू कितनी गिवन है 4, डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 कूलम, सो 0.2 कूलम मल्टीप्लाई S की वैल्यू डिस्टेंस कितना है 2 कॉज 60 डिग्री, सो यहाँ पे पुट कर दे कॉज 60 डिग्री। डेसिमल हटाएं, ऊपर आ गया 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो कैंसिल हो गया, ठीक है। आ गया 10 डिवाइडेड बाई, बेटा कॉज 60 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 ऊपर लेके गए, ऊपर आ गया। सो 10 2 ज़ा 20, 20 न्यूटन पर कूलम, सो आंसर आ गया 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आगे है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इन्फानाइट, सो आंसर आ गया इन्फानाइट। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ चार्ज, चार्ज की कम से कम वैल्यू कितनी है, सो कंफ्यूज नहीं होना कि लीस्ट वैल्यू आ गया, लीस्ट वैल्यू मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछ लो, चाहे मिनिमम वैल्यू पूछ लो, लीस्ट वैल्यू पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, चार्ज की। सो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ध्यान से देख लेना बेटा, हो सकता है आप लोग जैसे ही ऑप्शंस देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। सो आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन किसके इक्वल है 9 इंटू 10⁻⁹। सो अगर आप लोग ऑप्शंस देखोगे हो सकता है आप माइनस के अंदर कंफ्यूज हो जाओ कि -9 था कि +9 था कि क्या था। सो ऑलवेज टर्म को अपने दिमाग में रखो, MCQs की ऑप्शंस कम देखो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। MCQs तब आपको कंफ्यूज करता है जब आप लोग MCQs की ऑप्शंस पढ़ लेते हो, ठीक है। सो ऑप्शंस मत पढ़ो, पहले आंसर देखो फिर मैच करो। नेक्स्ट देखो, नेम द बैलेंस यूज्ड बाय कूलम्स टू मेजर द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज मेटेलिक अफेयर। टू मेटेलिक अफेयर में अगर आपने कूलम फोर्स फाइंड आउट करने, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस, जो कि आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर किया होगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी उसकी हेड के ऊपर एक टॉर्शन हेड लगा है जो उसके फोर्स या उसको बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आंसर याद रखना है टॉर्शन बैलेंस, ठीक है। आगे आ जाइए, डिड्यूट द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये गलती से टाइप हो गया, के इन कूलम्स फोर्स। सो क्या है आपके पास फोर्स किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उन्होंने बोला के कांस्टेंट का डिमेंशन फॉर्मूला निकालो, के मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोला है उन्होंने। सो के किसके इक्वल है F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब फोर्स के डिमेंशन फॉर्मूले क्या है MLT -2 डिस्टेंस L, क्योंकि L आर स्क्वायर है तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज की इसके इक्वल है 80। सो यहाँ पे आ गया 80 मल्टीप्लाई बाई 80, सो आ जाएगा ML क्यूब, ध्यान से देखिए ML क्यूब A स्क्वायर T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T -4 A स्क्वायर हो गया A ऑप्शन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कितना लगेगा। स्टेशनरी पॉइंट मतलब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन एक जगह पर खड़ा है तो उस पर कितना फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स कितना होगा QE। नेक्स्ट चलिए, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, अब जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है स्टेशनरी मतलब एक जगह पर खड़ा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा या क्या होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है इसके आसपास कोई ना कोई फील्ड होगी, जो भी फील्ड है दिस फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक ये चार्ज पार्टिकल मूव करना नहीं स्टार्ट करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कब होगा जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। आगे आ जाइए,
व्हेन अ बॉडी बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास क्या होगा। सो इसको बहुत केयरफुली सुनना कि चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस के अंदर उन्होंने बोला नेगेटिवली चार्ज, सो माइनस के अंदर मान लीजिए आपका मोबाइल चार्ज है, मोबाइल आपका चार्ज हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। सो माइनस चार्ज जा रहा है, अगर चाहे उसमें माइनस चार्ज जा रहा है, जा तो रहा है ना कोई मास, चाहे ये वाली वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा कम है, 19 मतलब 0.0000000, आपने कितनी जीरोज लगानी है, 19 जीरो लगाकर फिर जाकर 16 आएगा। बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा छोटी। लेकिन अगर इसको कैलकुलेशन में देखा जाए थोड़ी सी तो इंक्रीज हो रही है ना। सो अगर ऑप्शंस एमसीक्यूज में आए तो आपने आंसर लिखना है इंक्रीज हो रहा है, चाहे नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो देन आप लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, ई किसके इक्वल है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स के यूनिट्स क्या है, न्यूटन, और चार्ज के कूलम, सो न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। आगे आ जाइए, अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कंफ्यूज नहीं होना कि पॉजिटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव प्रोटॉन का है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है अ चार्ज ऑन एन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से ही न्यूट्रॉन पता चला। सो चार्ज कितना होगा, 0 कूलम। क्लियर हो गया। सो इस तरीके के एमसीक्यूज आपको और भी बहुत सारे आ सकते हैं, इस तरीके के एमसीक्यूज की आप लोग बेटा तैयारी ज़रूर करके रखना। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा और न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास क्या होगा, सिमिलरली अभी अभी किया है तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। नेक्स्ट है बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, नेगेटिव चार्ज क्यों होगी, जब उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें एंटर कर जाएंगे। मान लीजिए ये आपका मोबाइल है, मैंने बोला कि आपका मोबाइल जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज पिच बॉल पेंडुलम, द पिच बॉल पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई बॉल है, आपने एक रॉड, किसी भी चार्ज रॉड को, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को किसी बॉल की तरफ आप लेकर गए तो क्या होगा, डेफिनेटली चाहे कोई अनचार्ज और चार्ज बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बॉल नहीं हो सकता, रिपेल अवे फ्रॉम द रॉड ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब तक ये बॉल पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज नहीं होगी ये वाली रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो डायरेक्ट अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी जब तक आप उसे टच नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट इफेक्टेड बाय द रॉड, सो ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी चीज़ के पास लेकर गए तो कोई ना कोई इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, टच इट एंड देन थ्रो अवे फ्रॉम इट, ठीक है। सो टच करना पड़ेगा आपको तभी वो उससे पीछे जाएगा। क्लियर हो गया। सो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 कूलम, एक कूलम के अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम ऑफ चार्ज बेटा किसके इक्वल है, 6.25 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व भी करके से देख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, -19, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखना बेटा, 19 ऊपर गया तो पॉजिटिव का आ जाएगा, सो डी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन आएगा। सो आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18, क्योंकि क्या आएगा 0.625 आएगा,
ठीक है। सो हमने एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया ऊपर, नेगेटिव का 19 ऊपर जाएगा, प्लस के 19, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव के 18, सो सी आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क, मैंने बोला था अपने दिमाग में डायग्राम बना के रखना, सो पॉजिटिव रॉड है और सिल्क का कपड़ा क्या है आपका, नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाई है, अपने दिमाग में फोटो को सेट कर लो, क्वेश्चन करना 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए, व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, जैसे ही सिल्क के साथ रब किया, चार्ज एक्वायर बाय ग्लास रॉड, ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सो सिंपल लिख दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे आ जाइए, डिमेंशियल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी अभी बेटा मैंने सॉल्व करके बताया, सो मैं दोबारा से नहीं कर रही। ठीक है, इसका आंसर आया था हमारा पीछे ए। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट अ चार्ज्ड बॉडी कैन हैव, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अभी अभी हमने किया है। नेक्स्ट आ जाइए, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम, सो क्या होगा, 2 कूलम्स के बीच में कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर 1/r², सो डी ऑप्शन। ठीक है, आगे आ जाइए, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डबल, अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स क्या होगा। ठीक है, फोर्स आपका क्या होगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिखना, डबल कर दिया 2r², सो सॉल्व करेंगे 2 2 4 r², इसका मतलब 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज 1/4 टाइम, सो 1/4। ठीक है, 4 टाइम्स नहीं लिखना, 1/4, 1/4 टाइम्स, सो आंसर आ गया ए। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज होगा, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, सो आंसर आएगा बी। ठीक है जी, सो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, रिमेन्स सेम, सेम नहीं रहेगा, नथिंग कैन सेड, सो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा 11th क्वेश्चन हमने इसमें बहुत बार कर लिया, सो आ गया आपका डी आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डबल, अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल को डबल कर दिया, फोर्स बिटवीन देम कितना होगा, सो अभी अभी 10th क्वेश्चन भी किया है, 1/4, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट है हाउ मच ग्रेटर is 1 microcoulomb compared to an electronic charge, सो इसका आंसर आएगा 10⁻13 टाइम्स। ठीक है, सो बच्चे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, सो ऐसे टर्म्स को लर्न कर लेना। आगे है हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ -16 माइक्रोकूलम। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻13। ठीक है, वैसे कितना है, 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब क्या है, 6। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 है तो मतलब 6 + 9 माइनस के, ठीक है, 19 में से 6 गए तो 13 आ जाएगा, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स और होंगे। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ 2 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 कूलम चार्ज में कितने होंगे, दैट इज 12.5 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। सो बेटा वैसे तो ये जो एक्सरसाइज है मुझे आपको एज अ रिवीजन देनी चाहिए, लेकिन मैं आंसर्स बता रही हूँ ताकि आप लोग बाद में क्वेश्चन कमेंट करके पूछेंगे मैम सॉल्व करवा दो या फिर इसके आंसर्स बता दो। बेटा मैं आंसर्स बता रही हूँ इस एक्सरसाइज की, सो इसे सॉल्व नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल 15th क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके नहीं बताया, आप लोग खुद ट्राई करें। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको कोई भी MCQs नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये वीडियो देखकर हमारी प्रॉपर 100% तैयारी हो जाएगी, डेफिनेटली तैयारी होगी, लेकिन जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ये वाली बच्चे बुक में से जो मैं आपको MCQs प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करके देखें। ठीक है, अ चार्ज Q बी इफ Q बी अ चार्ज ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस्ट पे पड़ा है कोई Q चार्ज, देन द चार्ज ऑन अ बॉडी देन इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इज़, अगर वो v
के साथ मूव करेगा तो चार्ज तो सेम ही रहेगा. सो क्यू आंसर ए इज अ क्यू आंसर. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी. सो 17th का आंसर है ए. ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप लोगों को अच्छे से आती होनी चाहिए. 18th क्वेश्चन देखिए. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पर. सिंपल आंसर आ गया सोर्स चार्ज. 19 तो सिंपल है आप लोगों को. अब तक तो आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट्स हैं आपके दिमाग में फिट होने जाने चाहिए. जितनी आपकी इस लेक्चर के पीछे मैंने आपको बोल दिया फोर्स ओवर चार्ज, इसका मतलब न्यूटन पर कूलम. ठीक है, आगे आ जाइए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज, एक सिंगल चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके की बनती है? सो अगर सिंगल चार्ज है सो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. ठीक है, सो कैसी है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल. ठीक है, सो एक स्फेयर के अंदर बन रही है और सिमेट्रिकल मतलब सारी एक जैसी बन रही है. सो स्फेरिकल सिमेट्रिकल. सो इसका आंसर आ जाएगा सी. नेक्स्ट है द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ अ मोमेंट पी वेक्टर. अगर आपके पास पी वेक्टर है देन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? विच इज़ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. ठीक है, आप लोगों ने डेरिवेशन की है. ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. अगर साइन थीटा हटा देंगे तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. सो आ गया बी आंसर. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएगा. सो आ गया सी ऑप्शन. ठीक है जी. सो ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव तक हम लोग इसको इसकी डायरेक्शन मेंशन करते हैं. नेक्स्ट आ गया 23rd फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर. ई वेक्टर के ऊपर आपका फोर्स कितना है? ठीक है, उन्होंने पूछा है कि फोर्स कितना है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज. इसका मतलब फोर्स कितना है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सी आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस. सो एट अ डिस्टेंस कितना बिहेव करेगा? 1 डिवाइडेड बाई आर स्केयर. 1 डिवाइडेड बाई आर स्केयर. आर स्केयर को ऊपर लेके जाएंगे तो r-2. सो आंसर आ गया डी. ठीक है जी. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वो कैसा? मान लीजिए आपके पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डाइपोल मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से. देन कैसा होगा? ये रहा एक, इसका मतलब इसके सारी तरफ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी. सो कैसा बन गया ये? सिलेंड्रिकल. यहाँ पे सिंगल चार्ज की बात नहीं हुई, 2 चार्जेस की बात हो रही है, 2 डाइपोल्स की बात हो रही है. सो क्या आंसर आएगा? सिलेंड्रिकल. सो आंसर आ गया बी. ठीक है, नेक्स्ट है डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा ए. नेक्स्ट 27th देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इसका आंसर आएगा कूलम मीटर. ये भी हमने अभी सॉल्व करा है. 28th देखिए, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. आज की इस वीडियो के साथ 28th क्वेश्चन तक कंप्लीट है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है डिमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिमेंशन फार्मूला क्या है? ए. ठीक है जी. सो बाकी बच्चे नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है फ्लक्स के गॉस थ्योरम एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करना मत भूलना. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. ट्राई करना कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ताकि इससे टीचर को मोटिवेशन मिलती है. देन पढ़ाने का मन उतना ही ज़्यादा होता है. ठीक है, थैंक यू सो मच.